एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR कॉमर्स बाय अरविंद पर। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पिछली वीडियो में हमने बेरोजगारी को पढ़ा था। अनएम्प्लॉयमेंट में आपने सब देखा। एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, बेरोजगारी किसे कहते हैं, ठीक है जी। बेरोजगारी के कितने प्रकार हैं, बेरोजगारी के आंकड़े कौन प्रस्तुत करता है, CSO क्या आती है, NSSO क्या आती है, अब NSO क्या है, ठीक है। इसके अलावा आप ये जानते हैं कि रोजगार क्या स्थिति है। बेरोजगार तो आपको जानते हैं, लेकिन रोजगार में किसे कहते हैं। तो 200 अगर कोई व्यक्ति 273 दिन, एक साल में 273 दिन, 273 दिन का मतलब होता है आपका 9 मंथ, ठीक है जी। 273 दिन या 9 महीने रोजगार में लगा हुआ है, मतलब उसे काम मिल रहा है तो उसे रोजगार में लगा हुआ भी मान जा सकते हैं ना। एक बार कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो आप ये याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आज हम शुरू करते हैं, जैसे कि हमने कहा था, पोवर्टी, गरीबी, है ना। आज का हमारा टॉपिक होगा गरीबी। गरीबी के अंतर्गत गरीबी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है ना। गिनी गुणांक क्या होता है, लोरेंज वक्र क्या होता है, उन सब के बारे में आज पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं कि एक ही वीडियो में सब चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए। और हम शुरू करते हैं गरीबी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये भी, गरीबी यानी पॉवर्टी। तो जी गरीबी होती क्या चीज़ है, हाँ। सबसे पहले बात आती है गरीबी क्या चीज़ होती है। तो गरीबी जो होती है, हमारी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है ना। ह्यूमन बीइंग की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है। अगर उन आवश्यकताओं की पूर्ति भी हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या हैं, गरीब, ठीक है। सही चीज़ तो यह है कि हमारी जो कुछ हमारे मनुष्य की जो 5 मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर पाना गरीबी कहलाती है। अब ये 5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं कौन कौन सी, सबको ही पता है। सबसे पहले रोटी, दूसरा कपड़ा, तीसरा मकान, चौथा शिक्षा और 5वां चिकित्सा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति इन 5 की पूर्ति नहीं कर पा रहा हो या 4 की कर पा रहा है, किसी एक को ना कर पा रहा हो, है ना। 5 मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाना, यानी कि जैसे ऐसा समझ सकते हो, इनमें से किसी एक अथवा अधिक का अभाव ही गरीबी है। गरीबी क्या है, इन 5 मूल आवश्यकता, रोटी का मतलब भोजन, है ना। अगर वो भोजन नहीं कर पा रहा, कपड़ा वस्त्र नहीं खरीद पा रहा, मकान यानी आवास है रहने के लिए, न किराए पे न अपने घर पे, है। शिक्षा एजुकेशन आप पढ़ेंगे, पढ़ाई लिखाई, है ना। क्योंकि शिक्षा भी हमारा आज के टाइम में जो है मूल अधिकार हो गया, ये भी मूलभूत आवश्यकताएं आती हैं। और फिर चिकित्सा है, स्वास्थ्य है। अपने अगर बीमार हो जाए तो सही भी नहीं कर पा रहा, इनमें से किसी भी 4 की कर पा रहा है, एक की नहीं कर, 5वें की नहीं कर पा रहा है तो भी गरीब है। अगर किसी की भी नहीं करवा रहा तो बिल्कुल ही गरीब है ना। गरीब क्या है, जो इन 5 हमारे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पहले सिर्फ रोटी कपड़ा मकान बोलते थे, अब 2 चीज़ को और इसमें ऐड किया गया है, शिक्षा और चिकित्सा। अगर इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा तो वो क्या, कौन है, गरीब है, ठीक है। ये याद चीज़ रहेंगी। उसके अलावा आप चीज़ याद रख सकते हैं, हमारे वर्ल्ड डेवलपमेंट जो बैंक है ना, उसकी परिभाषा जो दी है वो परिभाषा थोड़ी सी लिखते हैं, ये आपको क्लियर है। एक परिभाषा इसकी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने जो कहा है वो देख लेते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट
जो रिपोर्ट है ना, इसने गरीबी की क्या परिभाषाएं बताई हैं, उस चीज़ को देखते हैं। तो इसने कहा है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने कि न्यूनतम जीवन यापन का जो स्तर है, न्यूनतम जीवन यापन का स्तर प्राप्त न कर पाने की स्थिति ही गरीबी है ना। जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम वही चीज़ बेसिक जो आवश्यकताएं हैं, अगर वो भी आप प्राप्त नहीं कर पा रहे तो आप किस स्थिति में हो, आप गरीबी की स्थिति में हो। ठीक है, इसके जो विश्व बैंक है, फिर इसके लिए अब आय की बात करते हैं कि हमारी कितनी आय होनी चाहिए कि हम गरीब ना हो। ठीक है जी, तो एक विश्व बैंक की बात करते हैं। विश्व बैंक ने बताया है कि यदि आप प्रति 2 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर आय है तो वो गरीब नहीं है। ठीक है, अगर इससे कम है तो गरीब, और इससे ऊपर है तो गरीब नहीं, अमीर हुआ, और इतना है तो ना गरीब ना अमीर। ध्यान दें कितना जी, $2 है, 2 अमेरिकी डॉलर है। एक व्यक्ति अगर रोजाना कमा पा रहा है तो वो गरीब नहीं है विश्व बैंक के अनुसार। अब $1 के अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो $1 लगभग 75 रुपये का, तो ₹150 रोजाना। अगर महीने की बात करें तो 3 से गुना करो, 15 तिया 45, 4,500 रुपये विश्व बैंक ने कहा है ना, कितने 4,500 रुपये अगर आप महीने के आप कमा रहे हो तो आप गरीब नहीं हो। हालांकि तो विश्व बैंक की बात है। अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करें, भारत में एक चीज़ होती है पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा। अगर आय के हिसाब से बात करें तो अब आप आय प्रमाण पत्र बनाते जाते हो तो कम से कम आपको बनता है 6,000 रुपये महीना, 6,000 रुपये महीना। ये 4500 बता रहा है वर्ल्ड बैंक तो, लेकिन भारत में क्या करें, अगर आप 6,000 रुपये तक कमा पा रहे हो तो आप गरीब नहीं हो, है ना। इससे नीचे है तो आप गरीब हो, अगर इससे ऊपर है तो फिर वही अमीर की श्रेणी में आ जाएंगे। 6,000 12 से गुना करें तो 72,000 रुपये वर्ष, प्रति वर्ष का जो है अगर आपकी इनकम है तो ठीक है, तो इनकम है तो ये पॉवर्टी लाइन है। अगर आप इससे नीचे हो है तो आप BPL हो, बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर आप इससे ऊपर हो तो आप APL हो, अबव पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो इनकम के आधार पर अगर हमने देखते हैं तो विश्व बैंक कह रहा है दो अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, यानी कि वही लगभग 4,500 रुपये। भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें, इतने तक कमाते हैं आप गरीब नहीं है। भारत में कह रहे हैं कि 6,000 रुपये आप महीना कमाते हो तो आप गरीब नहीं हो, है ना। ये तो ही आय के बारे में के हिसाब से बात। और कैसे देख सकते हैं गरीबी, हम देखते हैं। आप देखते हैं कैलोरी के हिसाब से। ठीक है जी, जो आप कैलोरी के हिसाब से बात करते हैं, 1971 में है ना एक कमेटी बनी थी VM और जो हमारी और राठ। ठीक है जी, VM और एन राठ की एक कमेटी 1971 में बनी। इस कमेटी ने कैलोरी के हिसाब से, है ना, कैलोरी के हिसाब से गरीबी का निर्धारण करा है, कौन गरीबी रेखा से नीचे है, कौन गरीबी रेखा से ऊपर है। ठीक है जी, तो इन्होंने बताया कि 2 चीज़ें थी, एक ग्रामीण क्षेत्र और एक शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। जानते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर शहरी क्षेत्र में आप 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति
प्रतिदिन अगर प्राप्त कर लेता है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है ना। अगर नहीं कर पा रहा तो इस गरीबी रेखा से नीचे है। और ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी मेहनत का काम ज़्यादा होता है, तो वहाँ 2100 को बढ़ा के कैलोरी कर दी गई 2400 कैलोरी, 2400 कैलोरी है ना प्रति व्यक्ति, 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर प्राप्त कर लेता है तो वो गरीब नहीं है। इससे कम करता है तो गरीब है, गरीब है यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन है ना। इससे कम करता है तो वो बीपीएल, गरीबी रेखा से नीचे, और इससे ज़्यादा प्राप्त कर रहा है तो एपीएल, अबव पॉवर्टी लाइन। ध्यान देंगे 1971 में फार्मूला दिया था वीएम और एन राट जी ने, ठीक है, कैलोरी बेस्ड। इसके अलावा दूसरा फार्मूला सुरेश तेंदुलकर जी की बात करते हैं 2009 में जो उन्होंने दिया है। सुरेश तेंदुलकर समिति बनी थी ये, सुरेश तेंदुलकर 2009 में, ये सन भी आप याद रखते चले जाएंगे। इन्होंने भी वही ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बात करी, लेकिन उन्होंने व्यय के बारे में है ना, इन्होंने जो कैलोरी की बहस में खर्चे के बारे में, व्यय यानी खर्चे के आधार पर बताया कौन अमीर कौन गरीब है ना, रोजाना खर्चा कितना कर पाते हैं। पहले हमने इनकम के आधार पर देखा है ना, फिर कैलोरी के आधार पर, आप खर्चे के आधार पर देखते हैं। तो खर्चे के आधार पर जो पहली समिति बनी 2009 में तेंदुलकर समिति, उन्होंने बताया वही शहरी क्षेत्र का अलग और ग्रामीण क्षेत्र का अलग, ठीक है। शहरी क्षेत्र में देखो कैलोरी में बात करते हैं, कैलोरी तो कम में कम चल जाता है शहरी क्षेत्र में, लेकिन इनकम ज़्यादा चाहिए ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले। तो देखो जी जो तेंदुलकर समिति है, इन्होंने कहा कि अगर आप 1000 रुपये महीना, एक आदमी 1000 रुपये महीना खर्च कर पा रहा है शहरी क्षेत्र में, ठीक है, तो वो गरीब नहीं है। 1000 रुपये महीना का मतलब होता है 33 रुपये प्रतिदिन, 33 रुपये प्रतिदिन। अगर आप 1000 रुपये महीना या 33 रुपये रोजाना के खर्च कर पा रहे हैं शहरी क्षेत्र में, तो आप गरीब नहीं है, ठीक है जी। ये तो हुआ शहरी क्षेत्र की बात। और ग्रामीण क्षेत्र में और कम कर लीजिए, कितने करते हैं, 816 रुपये, 816 रुपये प्रति महीना अगर आप खर्च कर पा रहे हैं। और इसे अगर कैलकुलेट करें दिनों में तो ये हो जाएंगे आपके 27 रुपये, 27 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर खर्च कर पा रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो गरीब नहीं है। एंड इससे कम है तो वही, फिर वो इससे कम कर रहा है तो वो बीपीएल होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन, और इससे ऊपर कर रहा है तो एपीएल, अबव पॉवर्टी लाइन होगा, ठीक है। यहाँ से 33 रुपये से कम कर रहा है तो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, और इससे ऊपर कर रहा है तो एपीएल, अबव पॉवर्टी लाइन। सुरेश तेंदुलकर समिति 2009 में। लेकिन 2009 के बाद फिर एक नई समिति बनी 2012 में, सी रंगराजन समिति है ना। उसने क्या कहा, इसे तेंदुलकर की जगह हम डालते हैं सी रंगराजन, सी रंगराजन समिति, जो कि बनी 2012 में। ये 2009 में थी, इसके 3 साल बाद 2012 में सी रंगराजन समिति जो हमारी बनी है, इनका कहना क्या था, वही शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में वही खर्चे के आधार पर इन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने अब थोड़ी सी पैसे बढ़ा दिए यहाँ से, ठीक है जी। कितने बढ़ा दिए जी, इन्होंने करे 1407 और 972, 1407 और यहाँ 972 ग्रामीण क्षेत्र में। 1407 रुपये महीना, 1407 रुपये प्रति व्यक्ति अगर प्रति महीना खर्च कर पाता है। ध्यान तो यहाँ कमाने वाली बात नहीं है, यहाँ खर्च करने की बात है। अगर एक आदमी एक महीने में 1407 रुपये खर्च कर पा रहा है, 1407 रुपये का वैसे कैलकुलेट करेंगे तो वो 47 रुपये बैठा भाई, 47 रुपये प्रतिदिन अगर खर्च कर पा रहा है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये महीना प्रति महीना एक व्यक्ति की है, एक व्यक्ति और एक महीने में, और 972 कैलकुलेट करें तो हो जाएगा 32 रुपये प्रतिदिन। अगर इतना खर्च कर पा रहा है तो वो गरीब नहीं है, वो बीपी, इससे कम है तो बीपीएल, और इससे अधिक है तो वही वो एपीएल है, ठीक है जी। दोनों समिति आपको समझ में आई, एस तेंदुलकर समिति और सी रंगराजन। इन्होंने कितना कहा था, 1000 रुपये यानी कि 33 रुपये है, और
श्रीरंगराजन ने हम बात कर रहे हैं यहाँ से पहले शहरी क्षेत्र में 33 रुपये, और इन्होंने श्रीरंगराजन ने इस चीज़ को बढ़ा के कितना कर दिया 47 रुपये। ठीक है जी। और ग्रामीण क्षेत्र में जो इन्होंने क्या कहा था, थोड़े से बढ़ा दिए थे, 816 इनके 27 रुपये किए थे, है ना। 816 यानी 27 रुपये करे, तो उन्होंने कितने करे 27 जगह 32 रुपये। इस फिगर को आप याद रख सकते हैं। तेंदुलकर ने 23 और 27 का फार्मूला दिया, इन्होंने 47 और 32 का श्रीरंगराजन ने। ठीक है, महीने में आपको बता दिया गया है दोनों चीज़ का। और वैसे भी इस चीज़ को थोड़ा फैक्चुअल है, आप याद रखेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इससे अगर कम है तो गरीबी रेखा से नीचे है, और इससे अगर ज़्यादा है तो गरीबी रेखा से ऊपर ये होगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि इसे डिसाइड कौन करता है कौन व्यक्ति गरीब है, कितनी कैलोरी है, इसका सर्वे बाकायदा होता है। तो पहले कल भी आपको बताया था कि NSSO है ना, गरीबी का भी अनुमान करती थी और बेरोजगारी का। नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, पिछली वीडियो में सब क्लियर बताया हुआ है। अब इसका खत्म करके पहले इसका नाम पहले नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन था, फिर नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑफिस हुआ, और लेकिन प्रेजेंट में इसका नाम क्या है 2019 में NSO, नेशनल सैंपल ऑफिस है। ये बेरोजगारी के आंकड़े प्रस्तुत करती है। अगर हम बात देखें पहले से कलेक्शन की बात, नीति आयोग के अंतर्गत काम होता है। ठीक है, योजना आयोग अब चेंज हो गया, नीति आयोग हो गया, बाद में हम पढ़ना है आगे पूरा योजना आयोग भी। अब नीति आयोग की बात के अंतर्गत बात करें तो थोड़ा बताऊँ, तो जो डाटा का कलेक्शन होता है, गरीबी का डाटा कलेक्शन जो करेंगे, नीति आयोग जो कर रहा है डाटा कलेक्शन, नीति आयोग का पहले क्या होता था, डाटा कलेक्शन का मेथड की बात करें, पहले एक मेथड होता था डाटा कलेक्शन का, वो होता था URP। URP क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड। अब ये इसकी जगह क्या यूज हो रहा है, MRP, मिक्स्ड रिसोर्स पीरियड। इसमें यह क्या होता है, ये 1993-94 तक प्रभावी रहा। 1993-94 तक जो हम निकालते थे गरीबी का आंकड़ा, वो यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड के आधार पर कलेक्ट किया जाता था 1993-94 तक। इसमें क्या होता था, पिछले 30 दिनों का लोगों का, व्यक्तियों का उपभोग और व्यय देखा जाता था, कितना उपभोग कर लिया, कितना खर्च किया गया है ना। जो खर्च देखते थे सिर्फ 30 दिन का देखते थे, पिछले 30 दिनों को 1993-94 तक। फिर उसके बाद आप जानते थे 1993-94 में जो महामंदी आई, उसके बाद कुछ टाइम ये चीज़ रुक गई, और उसके बाद 1999-2000 से, ठीक है, यह काम NSSO ने किया। अब NSSO का आप जानते हैं, अब नाम चेंज हो गया, NSO हो गया है। ठीक है, अभी चीज़ बताया कि NSSO ये कम कर रहा है। और इसमें होता क्या है, इसमें 30 दिन लेके पूरा एक साल ले आएगा ना, पिछले एक वर्ष के उपभोग और व्यय देखे जाएंगे लोगों के, पिछले एक वर्ष के लोगों के उपभोग और व्यय देखे जाएंगे। ठीक है, इसके आधार पर जो है गरीबी का अनुमान लगाया जाएगा। ठीक है, मुझे इतनी चीज़ समझ में आई। अब बात करते हैं गरीबी के प्रकार। जो पॉवर्टी है, जो गरीब है, गरीबी के प्रकार की बात करें तो 2 तरह की गरीबी होती है। ठीक है, नंबर 1 निरपेक्ष गरीबी है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। दूसरी होती है सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव
पॉवर्टी। तो निरपेक्ष, तो जो निरपेक्ष है बिल्कुल है ना, वो देख ही रहा हम इनकम के आधार पर देख सकते हैं 6,000 रुपये या $2 प्रति व्यक्ति, या वय के आधार पर, है ना, वय के आधार पर देख सकते हैं। शहरी क्षेत्र में 33 रुपये सचिन तेंदुलकर समिति के हिसाब से, रंगराजन की समिति के हिसाब से 47 रुपये, है ना। वो जो चीज़ें APL BPL वो देख ही रहे हैं, बिल्कुल एब्सोल्यूट वो तो आंकड़ा है कि इंडिविजुअल देखी जाएगी, है ना। और रिलेटिव में क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं दो विभिन्न वर्गों की या दो व्यक्ति की, है ना, कि है ना एक व्यक्ति 10,000 कमा रहा है, एक व्यक्ति 9,000 कमा रहा है, तो गरीब कौन हुआ, 9,000 वाला, एक दूसरे से तुलना करने के लिए। तो यहाँ इस चीज़ को बोलते हैं सापेक्ष गरीबी, जब किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना की जाती है, ठीक है, उस गरीब को हम बोल रहे हैं सापेक्ष गरीबी। और निरपेक्ष गरीबी आप समझ गए, निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट गरीबी, जो वास्तव में जो गरीबी का आंकड़ा है, जो उस चीज़ को पार कर रहा है, वो आपकी निरपेक्ष गरीबी हुई। और सापेक्ष गरीबी आय की असमानता के कारण होती है, ठीक है। सापेक्ष गरीबी क्यों होगी, आय की असमानता के कारण। आय की असमानता नहीं, कोई किसी की आय कुछ है, किसी की आय कुछ है, सबकी आय समान नहीं है। अगर सबकी आय समान हो तो सापेक्ष गरीबी का कोई मतलब फिर नहीं है ना। और ऐसा होना आप जानते हैं असंभव, आय सबकी समान नहीं होती। किसी की आय अधिक है, किसी की आय गरीब है, कम है, तो कोई अधिक जो है गरीब है, अधिक कोई उससे अधिक अमीर है, ठीक है जी। लेकिन जो बिल्कुल जो आधारभूत शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहा, वो निरपेक्ष गरीबी हुई। अब हम बात करते हैं सापेक्ष गरीब। निरपेक्ष गरीबी तो आप समझ गए, वो तो सीधा आंकड़ों के आधार पर ही होती है कि इतना है तो ठीक है। लेकिन सापेक्ष गरीबी है, इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, सापेक्ष गरीबी को कैसे मापेंगे, ये चीज देखते हैं। आप समझिए दो तरह की गरीबी। अब सापेक्ष गरीबी की माप, मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी हम कैसे मापते हैं, ठीक है। तो इसके दो मेथड है। नंबर 1 लॉरेंज वक्र विधि, और दूसरा होता है गिनी गुणांक। गिनी गुणांक, है ना। तो क्वेश्चंस में आते हैं कि गिनी गुणांक किससे संबंधित है, लॉरेंज वक्र किससे संबंधित है, तो कहाँ से संबंधित है जी, गरीबी के मापन से संबंधित है, लॉरेंज वक्र विधि और गिनी गुणांक, ठीक है। क्या है, कैसे निकालते हैं, है आय के असमानता जब होगी तभी निकलेंगे ये चीज़। तो कैसे निकालते हैं, एक एक करके देखते हैं, है ना। पहले बात करते हैं लॉरेंज वक्र की। नंबर 1 लॉरेंज वक्र। पहले थ्योरेटिकल देखा है, लॉरेंज वक्र की स्थापना कब हुई है, लॉरेंज वक्र की किसने बनाया है, तो 1905 में, है जी। डेट याद रखेंगे, सन 1905 की बात है, ठीक है। और मैक्स और लॉरेंज, मैक्स और लॉरेंज महोदय ने इस विधि का प्रतिपादन किया, है ना। नाम क्या है, लॉरेंज वक्र। वक्र कहते हैं इसमें कर्व, वक्र यानी कर्व, कर्व वक्र यानी इसमें ग्राफ का यूज क्यों होगा, ठीक है। तो ग्राफ का यूज कैसा होगा, ये चीज़ देखते हैं। इन्होंने क्या किया, लॉरेंज वक्र महोदय ने एक वक्र बनाया, ये बनाइए, ये जानते हैं आप, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये 0 हुआ, ये एक तरफ इन्होंने ली आय और प्रतिशत में, है टोटल आय ना लेकर आय प्रतिशत किसी देश की, और एक तरफ लिया यहाँ से जनसंख्या, ठीक है। जैसे यहाँ से 0 ले लें, यहाँ ले लो 10% जनसंख्या हुई, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे लिखते रहेंगे। इधर यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, पूरे 100% जनसंख्या इधर आ जाएगी, 100% आय उधर आ जाएगी, ठीक है जी। तो अगर हमारी 10% जनसंख्या है, अगर 10% जनसंख्या के पास 10% जनसंख्या के पास 10% पैसा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आय की कोई असमानता नहीं है, ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, जितनी % जनसंख्या उतने % ही पैसा हो जाए,
और अगर 20% जनसंख्या के पास 20% पैसा हो जाए, यहाँ से यहाँ मिला दो जी, है? कोई दिक्कत ही नहीं। अगर 30% के पास 30% जनसंख्या हो जाती, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई अमीर कोई गरीब नहीं था। 40% के पास 40% हो जाती, 50% के पास 50% हो जाती, 60% के पास 60% हो जाती, 70 के पास 70 हो जाती, 100 के पास 100 हो जाती। तो अगर हम इसमें कर्व बनाते तो कर्व कैसा बनता? ये बन रहा है 0 डिग्री से सीधा, है ना? कितने डिग्री का बनेगा? 45 डिग्री का। ठीक है, अगर इस चीज़ को मैं फालतू चीज़ को मिटाऊँ तो वैसे दोबारा देखते हैं, यहाँ चीज़ मिला गया। ये चीज़ आपने देखा है ना, ये आय है, इधर जनसंख्या है 0, 10, 20, 30, 40, 50, चलो 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60, है ना? तो आप देख रहे थे कि अगर कोई असमानता नहीं है, यानी कि सब चीज़ सही है, समानता है, जितनी परसेंट जनसंख्या है उतनी परसेंट उनके पास पैसा है, या उनके पास संपत्ति है, उनकी इनकम है ना? जितनी परसेंट जनसंख्या है उतनी परसेंट इनकम है। तो बिल्कुल वक्र कैसे जा रहा है? बिल्कुल ऐसे जा रहा है 45 डिग्री पर, है ना? तो इसको बोलते हैं समानता वक्र, समानता वक्र। तो क्या ऐसा संभव है प्रैक्टिकल लाइफ में? बिल्कुल भी नहीं है ना? होता तो बिल्कुल इसके उल्टा है ना? कुछ जनसंख्या के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, कुछ के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है ना? 45 अगर ऐसा आ जाए तो ये डिग्री, अगर आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें, आप जानते हैं कि यहाँ की सिर्फ 1% जनसंख्या के पास 73% पैसा है। पूरे देश का 73% पैसा सिर्फ 1% जनसंख्या के पास है, और 99% जनसंख्या के पास सिर्फ 27% पैसा है ना? बहुत ज़्यादा असमानता है भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें, और भारत में नहीं, हर जगह असमानता, हर जगह है, हर देश में है। ठीक है, तो लॉरेंज वक्र क्या कह रहे हैं? लॉरेंज वक्र में लॉरेंज मोदी ने बताया कि एक तरफ आय ली, एक तरफ जनसंख्या ली, तो उन्होंने बताया कि अगर समानता हो, है यानी कहीं भी धन की असमानता ना हो, जितनी परसेंट जनसंख्या उसके पास उतनी परसेंट पैसा हो, तो सीधा वक्र जो बनेगा सीधा 45 डिग्री पर जाएगा। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता, जो लॉरेंज वक्र में जो आता है वो इसके नीचे जाएगा, ये होता है लॉरेंज वक्र, है ना? भाई ऐसा हो सकता है कि 10% जनसंख्या के पास 20% जनसंख्या है, लेकिन 10% ही पैसा है, 30% के पास 10% पैसा है, 10% के पास बहुत 60% ही पैसा हो, वैसे चीज़ बना जो वक्र बनेगा वो इस तरह से बनेगा, लॉरेंज वक्र। ठीक है जी, तो ये क्या दर्शा रहा है? ये असमानता का क्षेत्र बता रहा है। ठीक है, ये क्षेत्र क्या है? इसे बोलते हैं असमानता का क्षेत्र। अगर यहाँ पूरा ये यहाँ ना होगा, पूरा इस लाइन के ऊपर चढ़ जाता तो फिर असमानता थी नहीं, और इससे ऊपर भी जा रहा है तो भी असमानता है। ठीक है, हालांकि इससे ऊपर तो जाएगा नहीं, नीचे ही इसी चीज़ ये रहेगा, और इससे बिल्कुल यहाँ, और जितना इससे नीचे जाएगा ये हमारी समानता रेखा, जितना इससे दूर हटता जाएगा उतनी असमानता बढ़ती जाएगी, और जितना इसके पास जाएगा है उतनी समानता होगी। ठीक है जी, कभी कभी सिर्फ इतने पूछ लेते हैं, बता ये दिया हुआ है, ये समानता रेखा है, और एक ये दिया, एक ये बताओ जी किसमें अधिक समानता है? तो अधिक समानता, तो इसके बाद जितना समांतर रेखा ही है, समांतर रेखा के बाद जितना लॉरेंज वक्र होगा उतनी समानता है, इसमें समानता कम है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो ध्यान देंगे, लॉरेंज वक्र जितना दूर जाएगा समांतर रेखा से उतनी असमानता बढ़ेगी, जितना इसके पास आएगा उतनी समानता बढ़ेगी, या असमानता कम होगी। तो इसी को दर्शाने के लिए ना, आय का जो असमानता दर्शाने के लिए लॉरेंज मोदी ने जो वक्र दिया, तो 1905 में लॉरेंज वक्र ये चीज़ है। ठीक है, समझ में आई आपको ये चीज़? अब बात करते हैं, है ना? समझ आए तो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड कौन सा था? गिनी गुणांक। उम्मीद है लॉरेंज वक्र आपको समझ में आया। अब बात करते हैं गिनी गुणांक। गिनी गुणांक कहते हैं कोएफिशिएंट। तो गिनी गुणांक क्या है जी? पहले बात तो समझ लो, ये 1905 में दिया गया था, इससे पहले वाला लॉरेंज वक्र, और ये उसके बाद आया 1912 में। ठीक है जी, 1905 के 7 साल बाद 1912 में आया है। और ये जो है इटली के सांख्यिकी विद थे, सांख्यिकी
विद, उनका नाम था कोरोडो, कोरोडो गिनी। ठीक है जी, कभी अगर पूछ लिया जाए तो याद रखें कोरोडो गिनी इनका नाम था। इन्होंने जो दिया है गिनी गुणांक दिया है, गुणांक हमेशा 0 से 1 के बीच में जाते हैं, आप जानती हो, थोड़े इकोनॉमिक्स में आपने स्टैटिक्स में पढ़ा होगा। तो वो क्या दिया इन्होंने भी, जो लॉरेंज महोदय उसके ग्राफ का की सहारा ही लेकर उसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल चीज दी है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं यहाँ से, ये गिनी जी का जो था ये सब समांतर रेखा थी 45 डिग्री पर। यहाँ आय प्रतिशत थी, यहाँ जनसंख्या प्रतिशत में, टोटल जनसंख्या नहीं है ना, यहाँ 0 मान ले तो यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ठीक है जी, और ये थी समानता वक्र, ये समांतर रेखा ही होगी, और ये इसलिए यहाँ जा रहा है लॉरेंज वक्र, है ना। ये असमानता का क्षेत्र है बीच का। अगर इसे थोड़ा सा नाम दे दो, इसे ए दे दें और इसे हम दे दें बी, नीचे वाले को, लॉरेंज वक्र से भी नीचे का क्षेत्र। हालांकि जितने नीचे जाएंगे उतनी स्थिति बेकार ही है, जितना ऊपर जाएंगे उतनी स्थिति सही है। समांतर रेखा पर तो बिल्कुल स्थिति सही हो जाएगी बिल्कुल। हालांकि समांतर रेखा पर तो कहीं किसी देश की स्थिति होगी नहीं, लेकिन अगर इन्हें हम ए और बी दे दें तो उन्होंने फार्मूला दिया गिनी जी ने, तो जिसे गिनी गुणांक बोलते हैं। बिल्कुल गिनी गुणांक याद रखना, ए बटे ए प्लस बी। गिनी गुणांक क्या होगा, ए बटे ए प्लस बी। इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए आप जानते हैं, जैसे चीज़ बढ़ा दें, ग्राफ तो बंद ही होता है ना, ऐसे यहाँ से इसका एरिया निकाल लीजिए, इधर से ये चीज़ होता है, इसका एरिया निकाल लीजिए। तो जो ए है, ए की वैल्यू ऊपर रखेंगे और दोनों की टोटल वैल्यू ए प्लस बी नीचे रखेंगे। ये चीज़ फार्मूला जो चीज़ निकालेंगे वो गिनी गुणांक कहलाएंगी, और इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। अगर स्थिति 1 से जितनी कम है, ये 0 के जितनी पास है उतनी सही होगी हमारे लिए, हमारे देश के लिए, और जितनी 1 के पास जाएगी उतनी स्थिति बेकार हो जाएगी। कैसे समझते हैं, फार्मूला आपने देख लिया। सपोज करो हमें 2 चीज होते हैं, एक देखते हैं अधिकतम समानता, है ना। अधिकतम समानता यानी बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बेहतरीन कंडीशंस है। असमानता कुछ है ही नहीं, जी 10% के पास 10% पैसा है, 100% के पास 100% पैसा है, आय का अच्छी तरह से वितरण अगर हुआ है, अधिकतम असमानता है, तो वो कैसी किस कंडीशन में हो सकती है, वो इस कंडीशन में हो सकती है जो हमारा लॉरेंज वक्र है बिल्कुल इससे समांतर रेखा से सट जाए, है ना। असमानता का चीज जगह बचे ही नहीं, कितना बिल्कुल समांतर रेखा के से सट जाए। अगर समांतर रेखा से सट जाए, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ जाओगे आप, ये लॉरेंज वक्र बिल्कुल समांतर रेखा से सट जाए तो फिर ए की वैल्यू क्या होगी, ए तो फिर होगा ही नहीं, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, और नीचे बस सारा बी रह जाएगा, तो ए की जगह 0 रखें, 0 प्लस बी, तो क्या आ जाएगा 0 बटे बी, वैल्यू 0, है ना। अगर गुणांक कितना है 0, तो कंडीशन कितनी है, बहुत बढ़िया टॉप की कंडीशंस हैं अगर 0 है। और इसमें अगर हम देखते हैं अधिकतम असमानता, अगर अधिकतम असमानता है, मतलब बिल्कुल बहुत ही बेकार कंडीशन है, बिल्कुल वर्ष, है ना। सारा पैसा कुछ सिर्फ 1% लोगों के पास ही है, ऐसी कंडीशन, बाकी सब भूखे नंगे मर रहे। तो बिल्कुल अधिकतम असमानता बिल्कुल बुरी कंडीशन कब होगी, ये कब होगी, जब इस लॉरेंज वक्र या नीचे आ जाए, बिल्कुल नीचे वाली रेखा से सट जाए, है ना। बिल्कुल जो क्षेत्र क्या है, असमानता क्षेत्र, असमानता और क्षेत्र बढ़ जाए, बिल्कुल नीचे आ जाए। ठीक है, ऐसी कंडीशन में ए की वैल्यू क्या होगी, सारा ए ही हो जाएगा ऊपर का, तो ए की तो कुछ होगी, लेकिन बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। बी क्या सट जाएगा, बिल्कुल जहाँ नीचे सट जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी हुई 0। तो ए ही है, ए बटे ए प्लस बी की वैल्यू हो गई 0। तो देखिए ए बटे ए प्लस 0 ए, तो ए में ए बटा ए, तो 1 आ गया। अधिकतम असमानता कब होगी, जब गिनी गुणांक की वैल्यू कितनी होगी 1। तो हमारे लिए अच्छी क्या है 0, और इसकी वैल्यू 0 से मैंने बताया 1 के बीच में रहेगी, है ना। 2, 3 तो हो नहीं सकती, 0 हो गई, जैसे 0.25 हो गई है, 0.75 होगी, 0.99 हो गई। तो अच्छी वैल्यू कितनी, जितनी कम होगी
उतनी हमारे लिए अच्छा होगा, है ना। अगर आपसे पूछा जाए ये कि हमारे पास गिनी गुणांक ये हैं, 4 ऑप्शन दिए, ए गिनी गुणांक की वैल्यू 0.25 है, बी 0.75 है, सी 0.5 है और डी 0.10 है। तो बताओ जी कौन सी स्थिति सही है, कौन सी स्थिति फेवरेबल है? तो 0.1 वाली, है ना। जितने जीरो के पास होंगे, जितने कम होंगे, वो कितनी, कौन सी कंडीशन बेकार है? 0.75 वाली। अगर एक ही होता, अगर यहाँ से बात करें कि गिन गुणांक 1 है, 0 है, 0.5 है, 0.75 है, स्थिति कौन सी सही है? 0 वाली। और बेकार कौन सी है? ए वाली। ए का मतलब तो बिल्कुल अधिकतम असमानता, है ना, और 0 का मतलब अधिकतम समानता। ठीक है, ये उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई है। ठीक है, और आपने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, है ना। नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद ये पूरा पॉवर्टी है, पूरी गरीबी क्या है, गरीबी के प्रकार क्या है, तेंदुलकर समिति क्या है, सी रंगराजन समिति क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, गरीबी रेखा क्या है, फिर उसके निरपेक्ष गरीबी क्या है, सापेक्ष गरीबी क्या है, सापेक्ष गरीबी निकालने के लिए लोरेंज वक्र क्या है और गिनी गुणांक क्या है, ये सब चीज़ हमने आज एक ही वीडियो में कवर की है ना। उम्मीद है कि इतना आप कर लेंगे तो गरीबी से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी कोई कमी रहेगी तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, है ना। कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो वो पूछ सकते हैं, ताकि अगली वीडियो में उस चीज़ को बता दिया जाए। ठीक है, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, ताकि इस तरह की वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।